नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज सैटरडे था तो मेंस संबंधित वीडियो आते हैं आज। तो आज हम लोग 71 बीपीएससी को लेकर के आंसर राइटिंग को सीखेंगे, जिसमें कुछ कठिन स्तर के सवाल भी होंगे, कुछ आपके जो GS2 का पेपर हुआ है उसके भी सवाल होंगे या GS1 के, और कुछ सरप्राइज टेस्ट जो मैं देता हूँ ग्रुप में उसके भी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक निबंध भी डिस्कस करेंगे और बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से जो आज से आंसर राइटिंग शुरू करना चाहेंगे उनके लिए भी हम लोग थोड़ी देर बातचीत करेंगे कि आखिरकार कहाँ से कंटेंट लाना होता है, किस प्रकार से शुरुआत किया जाता है आंसर राइटिंग का। तो उस पर जाएंगे। उससे पहले थोड़े बहुत हम लोग अच्छे सवालों को डिस्कस करेंगे, उसके पश्चात बेसिक आंसर राइटिंग की तरफ में जाएंगे। यानी कि वीडियो की शुरुआत में कुछ अच्छे लेवल के सवाल होंगे और निबंध होंगे, वीडियो के अंत में बेसिक आंसर राइटिंग के लिए होगा। ओके, तो आपको जो हिस्सा पसंद हो उस हिस्से पर आप डायरेक्ट जा सकते हैं। सबसे पहले देखिए आज का सवाल कौन सा है। ये बीपीएससी मेंस में आया हुआ है। बीपीएससी मेंस GS1 के पेपर में पूछा गया है। राजनीति का अपराधीकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण, ये सवाल पूछा गया है। एक चीज़ मैं पहले ही स्पष्ट करता हूँ, ये सवाल मैंने पहले करवाया था ग्रुप में, आपके एग्जाम में जो पूछा गया उससे पहले ही करवाया था। वीडियो डिस्कशन में भी पढ़ाया हुआ है, न्यूज़पेपर डिस्कशन में भी जब अतीक अहमद वाला कांड हुआ था उस समय मैंने ये भी आपको करवाया था। राजनीतिक अपराधीकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण क्या होता है। यूपीएससी पेपर 4 इथिक्स में इसको पढ़ा जाता है। इसके लिए कंटेंट कहाँ से लाएं, मान लीजिए इसको अगर लिखना है मुझे तो कंटेंट कहाँ से लाएंगे और विद इन टाइम कैसे लिखा जाएगा। एक सवाल और उभरता है यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ बीपीएससी के शिक्षकों का विश्लेषण, उसमें बार बार वो दोहरा रहे हैं कि 70 बीपीएससी मेंस आसान था। मुझे लगता है जो पर्सनली कि इनको 70 बीपीएससी मेंस उन्हीं लोगों को आसान लग रहा है जिनको 70 बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम आसान लगा था, फिर बेचारे नहीं हो पाया उनका प्रीलिम और मेंस भी वो नहीं दे पाए हैं। 70 बीपीएससी पीटी ना तो आसान था ना तो मेंस एग्जामिनेशन आसान था। आसान होता तो दोनों के ही कट ऑफ आपको, पीटी के कट ऑफ आपको हाई दिखता, जो कि नहीं दिखा, बहुत कम दिखा। मेंस का कट ऑफ भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा जाएगा, पिछले साल जितना गया उससे कम ही रहेगा, ज़्यादा तो नहीं जाएगा। GS1 पेपर में आपको DI का हिस्सा बहुत कठिन दिखा है और उसमें समय बर्बादी के कारण से बच्चे करंट अफेयर और GS का जो हिस्सा था उसको उन्होंने सही ढंग से नहीं लिखा है। GS2 का पेपर भी पढ़ने में आसान लगता है कि सारे जान पहचान वाले सवाल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सवाल ओपन एंडेड हैं कई सारे और उसमें क्या लिखना है वो नहीं पता है। मैं इतना सारा लंबा क्यों बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि ये सवाल क्या पूछा गया था। एक चीज़ और है, कट ऑफ गेस कर दीजिए मेंस का। मुझे नहीं लगता है कि मेंस का कट ऑफ गेस करना सामान्य चीज़ होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है मेंस का कट ऑफ गेस करना। जो कर रहे हैं वो डायरेक्ट मुझे लगता है कि उनका कोई बड़ा संपर्क है और बहुत बड़े विश्लेषण करता होंगे, वही कर सकते हैं। मेंस का कट ऑफ मैं नहीं गेस कर पाऊँगा, अगर कोई गेस कर रहे हैं तो बहुत ही उम्दा व्यक्ति होंगे। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है मेंस का कट ऑफ गेस करना, बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, इसलिए मेंस का कट ऑफ आप गेस नहीं कर सकते हैं मेरे हिसाब से। हो सकता है मैं 100% गलत हूँ। अब जरा इस सवाल पर आते हैं। राजनीतिक अपराधीकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण, बिहार राज्य के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए, ये बोल करके छोड़ दिया है। क्या लिखना था इसमें, इस सवाल में क्या लिखना था, विश्लेषण बोल के छोड़ दिया गया है। बिहार राज्य के संदर्भ में क्या लिखना था इसमें। सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रो लिखा है, मैं आपको दिखाऊंगा। फिर मैंने बताया कि राजनीतिक अपराधीकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण दरअसल में होता क्या है। अगर आपने इंट्रो के पश्चात से ये चीज़ अगर नहीं लिखा है तो आपके मार्क्स गिर जाएंगे। इसीलिए मैंने बोला कि लग रहा है सबको कि बहुत मेंस आसान था, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। जो मेंस देकर आए हैं वही समझ सकते हैं कितना आसान पेपर है और कितना कठिन पेपर है। कई सारे बच्चे तो उनमें से भी नहीं समझेंगे कि आसान पेपर था कि कठिन था, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से लिखा है, लेकिन सही आंसर उसका क्या हो सकता है ये बहुत कम बच्चों को पता है। असली कंपटीशन 7-8 हज़ार बच्चों में ही है, वो आपको दिखेगा भी मेंस के रिजल्ट के दौरान। क्या है इसमें, राजनीतिक अपराधीकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण। सबसे पहला सवाल कि सर कंटेंट कहाँ से लाएं। करंट अफेयर में चर्चा में रहा है या आपका जो नॉर्मल सोचने समझने की शक्ति होती है उसके द्वारा भी आप इसको निकाल सकते हैं। अगर बिल्कुल आज से ही तैयारी कर रहे हैं शुरू, तब तो आपको दिक्कत आएगी, नहीं तो आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए हमने इंट्रो क्या बनाया है।
राजनीतिक अपराधीकरण अपराधियों का राजनीतिकरण गंभीर मुद्दा है जो बिहार जैसे राज्यों में लोकतंत्र को कमजोर करता है। यहाँ पर आप बिहार उत्तर प्रदेश भी राज्य लिख सकते हैं, बिहार उत्तर प्रदेश राज्य जैसे राज्यों को, या बिहार या अन्य भारत के राज्यों को भी प्रभावित करता है। अन्य भारत के राज्य में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई इस मामले में पीछे नहीं है। महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कोई भी इस मामले में पीछे नहीं है। सभी जगहों पर राजनीतिक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति पाए जाते हैं और अपराधी ऐसे हैं जिनका राजनीतिकरण किया गया है। इस समस्या को बिहार विशेष संदर्भ में समझने के लिए इनके कारण, प्रभाव और समाधानों का विश्लेषण आवश्यक है, वही हम लोग कर रहे हैं। ये जो लास्ट का लाइन है इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ये एट रैंडम है। पहला जो लाइन है वो सही है। इंट्रो 1 लाइन का लिखना होता है शॉर्ट आंसर में मेंस एग्जामिनेशन में, क्योंकि समय नहीं होता है। जिन्होंने मेंस दिया है उनसे पूछ लीजिएगा। जो सरप्राइज टेस्ट मैं लेता हूं ग्रुप में, ग्रुप 5 मई से शुरू हो रहा है, बहुत सारे 3 ग्रुप शुरू हो रहा है, एनसीईआरटी, जीएस और निबंध का, जिसमें भी आपको जुड़ना हो बताइएगा। एनसीईआरटी बेसिक के लिए है, जीएस1 जीएस2 का जीएस ग्रुप में होता है आंसर राइटिंग, और निबंध का, और निबंध के लिए एक सेपरेट ग्रुप भी है जिसमें वीक में 3 दिन आपको निबंध मिलता है। जिसमें आपको जुड़ना हो मुझे बताइएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा। दरअसल मैं ये कह रहा था कि सरप्राइज टेस्ट जो मैं लेता हूँ वीक में, कभी भी हो जाता है, सरप्राइज है तो कभी भी हो जाता है। उसमें आधे घंटे में मैं 4 सवाल 3 सवाल ऐसे ही दे देता हूँ। उसमें भी बच्चों की ये शिकायत आती है कि समय कम मिला है। जानबूझ के समय कम देता हूं ताकि आप इस चीज़ को समझें कि इंट्रो में और भूमिका बनाने में बिना मतलब के पॉइंट लिखने में आप समय व्यस्त ना करें, बर्बाद ना करें। आप केवल 1 लाइन का इंट्रो लिखिए। राजनीतिक अपराधी और अपराधियों का राजनीति का गंभीर मुद्दा है जो बिहार जैसे या बिहार तथा अन्य राज्यों के लोकतंत्र को कमजोर करता है। हो गया इंट्रो, खत्म, यहीं पर खत्म हो गया यहीं पर। अब आप आगे के हिस्से पर चले जाइए। डायरेक्ट हेडिंग बना दीजिए या एक्सप्लेन कर दीजिए पहले कि राजनीतिक अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण होता क्या है। 1 लाइन का इंट्रो, या कई सारे सवाल में आपको ऐसा भी हो सकता है कि समय अभाव में आप इंट्रो लिखे भी ना, कोई गलत नहीं है उसमें, ध्यान रखिएगा। समय के अभाव के चक्कर में कई सारे बच्चे इंट्रो स्किप कर लेते हैं, मेंस एग्जामिनेशन में डायरेक्ट लिख लेते हैं कारण और उसके नीचे लिखना शुरू कर देते। समय का अभाव होता है ना, अपनी हैंड राइटिंग तक नहीं पढ़ी जाती है, तो इसमें कोई गलत नहीं, आपने गलत नहीं किया, सही अप्रोच है ये, ठीक है। राजनीतिक अपराधीकरण, इसका तात्पर्य राजनीति में आपराधिक तत्वों की बढ़ती भागीदारी से है। यानी कि राजनीति में अगर अपराधी तत्व शामिल हो जाए तो उसको कहा जाता है राजनीति का अपराधीकरण हो गया है, पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन हो गया है, ठीक है। बिहार में कई नेता आपराधिक मामलों में लिप्त हैं, फिर भी वो चुनाव जीतते हैं। अपराधियों का राजनीतिकरण का मतलब होता है क्रिमिनल का क्या बोलते हैं उसको, कि पॉलिटिशियन बन रहे हैं क्रिमिनल्स, उसको क्या कहा जाता है कि भाई अपराधियों का राजनीतिकरण हो रहा है। यह तब होता है जब अपराधी राजनीति प्रवेश कर अपनी छवि को वैध बनाते हैं और सत्ता हासिल करते हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं, दोनों अलग अलग चीज़ हैं, दोनों को आपको समझना आना पड़ेगा। बिहार विशेष के संदर्भ में अब कारण शॉर्ट आंसर है, हमने लिखा, यहाँ तक इंट्रो लिखा, इसको काट दीजिएगा। यहाँ तक हमने इंट्रो लिखा 1 लाइन का, उसके बाद हमने समझाया कि राजनीतिक अपराधीकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण है क्या, समझिएगा प्लीज़, और कृपया करके इसी प्रकार से लिखें। फिर हमने लिखा कि बिहार संदर्भ में कारण क्या है, इसके विश्लेषण पूछा है तो हमें इसमें कारण लिखना पड़ेगा, प्रभाव लिखना पड़ेगा और समाधान लिख देंगे, हो गया। और बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख रहे हैं, एक्सप्लेन में नहीं जाना है हमें, क्योंकि शॉर्ट आंसर है, 1.5 पेज में हमें पेज खत्म करना है इसको। जातिगत और वोट बैंक की राजनीति, सबसे पहला कारण जिसके कारण से राजनीतिक अपराधीकरण होता है, जातिगत और वोट बैंक की राजनीति। हम अगर देखते हैं कि हमें फलाना समुदाय के लोगों का वोट चाहिए, मान लीजिए किसी समुदाय का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मान लीजिए किसी विशेष समुदाय के लोगों का वोट चाहिए। अब उस समुदाय से पॉपुलर कौन है, तो कोई गुंडा है, कोई अपराधी है, और अपराधी गुंडे तो जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं। आपने भी सुना होगा बिहार के कई सारे बच्चे जो दिल्ली, मुखर्जी नगर, इन सब इलाकों में रहते हैं, नए नए आते हैं तो आपके सामने वो बाहें चौड़ी करेंगे कि हमारे यहाँ से तो अनंत सिंह बिलोंग करते हैं। सत्यानाश कर दिया आपके जगह का अनंत सिंह ने, नाम खराब कर दिया। हमारे यहाँ से तो शहाबुद्दीन बिलोंग करते हैं। गर्व महसूस करते क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि इसका क्या मतलब है। हमारे यहाँ तो लोग घर के बाहर 8 बजे के बाद नहीं निकलते हैं। दरअसल वो राज्य की छवि को धूमिल कर रहे होते हैं, उनको अंदाजा भी नहीं होता है। जातिगत वोट बैंक की राजनीति का उदाहरण यही दिया है मैंने आपको। वोट बैंक की राजनीति या जातिगत और वोट बैंक की राजनीति का उदाहरण यही है कि फलाना कास्ट के लोगों का हमें वोट चाहिए, तो उस कास्ट में सबसे पॉपुलर कौन है, तो कोई अच्छा इंसान अगर पॉपुलर नहीं मिलता है तो किसको दे दिया जाता है, इस तरह के प्रवृत्ति के लोगों को। और इसलिए भी इनको दिया जाता है क्योंकि इनके पास पैसा और बाहुबल दोनों होता है।
धन बल और बाहुबल का प्रभाव, अपराधी धन और हिंसा का उपयोग कर मतदाताओं को प्रभावित करते हैं जिससे वे सत्ता में आ जाते हैं। लालू जी की जो पॉलिटिक्स रही है, लालू जी के काल का पॉलिटिक्स जो रहा है, उनका नहीं, उनके काल का 1990 से 2004 तक का ये पॉलिटिकल जो एरा रहा है बिहार का, उसमें इन चीज़ों का चलन बहुत ज़्यादा था, ये आपको भी पता होगा। लालू भक्त भी होंगे तो भी मुझे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, सच तो बोलना ही पड़ता है पढ़ाने के लिए। कमज़ोर कानूनी व्यवस्था, कानूनी प्रक्रिया में देरी, भ्रष्टाचार के कारण अपराधी सजा से बच जाते और राजनीति में सक्रिय रहते हैं, ये तीसरा कारण हो गया। चुनावी सुधारों की कमी, राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट देना एक आम प्रथा बन गया है। सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, बिहार में गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा के कारण लोग अपराधी नेताओं के प्रभाव में आ जाते हैं, उन्हें तात्कालिक लाभ या लालच मिलता है जिसके कारण से प्रभाव में आ जाते हैं। किसी को टमटम खरीद कर दे दिया चलाने के लिए, अनंत सिंह की कहानी बता रहा हूँ, किसी को रिक्शा दे दिया खरीद कर चलाने के लिए, तो उनको लगता है कि ये हमारे नेता हैं। और वाकई कोई भी अपराधी अगर बाहुबली बनता है तो वो अपने इर्द गिर्द पहले सपोर्टर्स की सेना खड़ी करते हैं। वो कैसे होता है, तो वही यही थोड़े बहुत मदद करके, क्योंकि कानून व्यवस्था लोगों की मदद नहीं कर पाती है, सरकार मदद नहीं कर पाते हैं, तो मददगार बनकर पहले सामने आते हैं। और ये अपने कहाँ से मदद के लिए पैसे लाते हैं, तो गलत उपयोग करके, गलत पावर का उपयोग करके पैसे अर्जित करते हैं और उसका इस तरह के लोगों को प्रभाव करने के लिए, प्रभाव बनाने के लिए उपयोग करते हैं उन धनों का। ये मैं आपको 5 कारण दिए हैं मैंने आपको। बिहार पर प्रभाव, कई सारे लोग बोलेंगे कि लालू जी का उदाहरण क्यों दिया है आपने, नीतीश जी का क्यों नहीं दिया है, उनका भी उदाहरण ले सकता है। अगर कोई है ऐसा तो आप भी मान कर चलिए, मुझे कोई ऐसा किसी से लेना देना है नहीं। अब बिहार विशेष के संदर्भ में है इसीलिए उनका नाम लिया है। बिहार में प्रभाव, यह स्थिति बिहार में प्रभाव लिख रहे हम छोटा सा। बिहार में जंगल राज ऐसी स्थिति को जन्म देती है जैसे 1990 के दशक में देखा गया, जब अपहरण, हत्या और भ्रष्टाचार चरम पर था। आज भी कई विधायकों और सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं जिससे शासन और विकास कार्य प्रभावित होते हैं। यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को कमजोर करता है, जनता का विश्वास और शासन व्यवस्था से उठता है। 33% आज भी हमारे सदन में 33% से ज़्यादा सांसद सदस्य जो हैं वो आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं। ADR का रिपोर्ट है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का रिपोर्ट है, उसके रिपोर्ट का अगर आपने हवाला दिया है इस आंसर में तो आपका आंसर शानदार होगा, आपको बढ़िया मार्क्स मिलेगा। यानी कि आप बता सकते हैं, वैसे तो बिहार विशेष संदर्भ में पूछा है लेकिन आप इंट्रोडक्शन सेक्शन में तो लिख ही सकते हैं कि रूलिंग पार्टी जो है BJP या इसके जो सांसद हैं या उसके इर्द गिर्द की जो पार्टियों के सांसद हैं गठबंधन के, उनमें से मोर देन 33% जो सांसद हैं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं, ऐसा ADR का रिपोर्ट कहता है। तो उस प्रकार के लोग कैसे क्रिमिनल के खिलाफ लॉ बनाएंगे। अब समाधान पर आ जाएंगे, वीडियो ये टॉपिक एंड होगा। करे कानूनी प्रावधान, अगर आपने कानून व्यवस्था को सही कर लिया तो आधी समस्या वहीं पर दूर हो जाती है। तेज़ी से न्यायिक प्रक्रिया, लोगों को जब जस्टिस नहीं मिलता है, मान लीजिए किसी अपराधी के साथ किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध होता है और उसको कोई जस्टिस नहीं मिलता है, और इस तरह के प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं ये उनको जस्टिस दिलाने के नाम पर में कुछ करते हैं, तो फिर लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं इन बाहुबलियों के। चुनाव सुधार आपको लागू करना पड़ेगा। KJ राव का नाम आपने सुना होगा। बिहार के चुनाव में उद्धार दाता का नाम इनको दिया जाता है कि भाई इन्होंने उद्धार कर दिया। बिहार में पोलिंग बूथ को लूटना और ज़बरदस्ती का इलेक्शन को प्रभावित करना बाहुबल और पैसा के बदौलत ये पहले लागू था। KJ राव को बनाया गया बिहार का चुनाव आयुक्त और उसके पश्चात चुनाव परिणाम बदल गए थे। जागरूकता, मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए जागरूक अभियान चलाए जाएं ताकि वो अपराधी नेताओं को वोट ना दें। सामाजिक आर्थिक विकास, बिहार में शिक्षा, रोजगार, बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा दे करके सामाजिक और आर्थिक स्थिति जब लोगों की सुधरती है तब लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से खुद ही दूर होना शुरू कर देते हैं। सबसे मेन चीज़ जो होता है वो होता है अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा व्यवस्था। अच्छी शिक्षा व्यवस्था के द्वारा आप समाज के मैक्सिमम प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं। तो ये था आपका अपराधियों का राजनीतिक अपराधीकरण। जो छोटा सा सवाल है उसका क्या आंसर होना चाहिए, ये 1 पेज का उसका मैंने आपको आंसर दिखाया है। हो सकता है कि आपने इनमें से मैक्सिमम पॉइंट को मेंशन किया हो, या अगर नहीं भी मेंशन किया होगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह से इसका आंसर लिखा जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है निबंध दिया था मैंने कुछ दिन पहले ही, जिसमें भारत का विभाजन और उससे उपजी समस्याएं मैंने टॉपिक दिया था। टॉपिक किस संदर्भ में दिया था, तो दरअसल में 23 अप्रैल के आसपास में पहलगांव में अटैक हुआ था और
उसी के बाद मैंने दिया था कि भारत और पाकिस्तान या भारत बांग्लादेश का जो इशू है ये विभाजन से ही उपजी समस्याएं हैं। विभाजन से उपजी समस्याएं और विभाजन, भारत का विभाजन, उससे उपजी समस्याएं। तो जब भी कोई भी निबंध के टॉपिक में पहले टॉपिक का विश्लेषण करते हैं कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। पहले लिखा हुआ भारत का विभाजन, इसके लिए थोड़ा सा पृष्ठभूमि आपको लिखना पड़ेगा, बैकग्राउंड लिखेंगे कि क्या है विभाजन, क्यों हुआ, क्या प्रक्रिया रही, वो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। उससे उपजी समस्याएं, जब भी समस्या दिया जाता है कहीं भी किसी भी टॉपिक में बंधुओं, तो वहाँ पर एक चीज़ अपने आप मेंशन हो जाता है, वो है समाधान। इसका समाधान क्या हो सकता है। तो कौन कौन सी समस्याएं उभरी है, बैक टू द बेसिक, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं उभरी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से लिखें। बहुत सारे बच्चों को उस दिन भी आया था, सर हिंट दीजिए। मैंने बोला खुद से सोचो, सोचना ज़रूरी होता है। टॉपिक के साथ अगर आपको मैंने हिंट दे दिया तो आप कुछ नहीं सोचेंगे उस पर। हाँ, जहाँ पर ये लगता है कि बच्चे इस पर कुछ नहीं सोच पाएंगे वहाँ पर मैं हिंट देता ज़रूर हूँ, लेकिन पहले ज़रूरी होता है कि आप गलती करें। गलती करेंगे तो अगली बार याद रहेगा। चलिए इसका डायमेंशन देखते हैं क्या क्या हो सकता है। बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। समस्याएं पूछा है। पहले तो भारत का विभाजन शॉर्ट में हम लोग लिख देंगे कि किस प्रकार से, कब, कैसे, किस पृष्ठभूमि में, कैसी परिस्थिति में भारत का विभाजन हुआ, जिसमें हम लिख देंगे कि भाई प्रत्यक्ष कार्रवाई हुई, मुस्लिम लीग की चर्चा कर देंगे, फिर कांग्रेस की चर्चा कर देंगे, रेड क्लिफ आयोग की चर्चा कर देंगे, माउंट बेटन जो था उसकी चर्चा कर देंगे। ये क्या होगा, पृष्ठभूमि हो गया। उपजी समस्याएं, सबसे पहला समस्या क्या हो सकता है, सामाजिक समस्याएं क्या क्या उभरी, आपके सामने ही मैं बनाऊंगा पूरा। दूसरा क्या हो सकता है, राजनीतिक समस्याएं, पॉलिटिकल कौन कौन से प्रॉब्लम्स इसके बाद क्रिएट हुए हैं। तीसरा क्या हो सकता है, आर्थिक समस्याएं कौन कौन सी बनी हैं। हेडिंग और पॉइंट का उपयोग निबंध में कभी नहीं किया जाता है, ओनली पैराग्राफ का। चौथा क्या हो सकता है कि सांस्कृतिक समस्याएं कौन कौन सी उभरी हैं, सांस्कृतिक समस्याएं कौन कौन सी उभरी हैं। कुछ बच्चे और लिख सकते हैं, शुरुआत में ही लिखना होता है, शॉर्ट टर्म में कौन कौन सी समस्याएं उभरी और लॉन्ग टर्म में कौन कौन सी समस्याएं उभरी है। आपके सामने ही मैंने सारा बनाया है। इसमें से कोई ऐसा मुद्दा था जो अभी तक आपको नहीं आया हो। भारत का विभाजन किस पृष्ठभूमि के साथ हुआ, ये क्या आपको नहीं पता है तो स्पेक्ट्रम खोलिए, उसमें आपको दिखाया होगा, एक चैप्टर ही है जिसमें विभाजन तक का पूरा प्रवृत्ति लिखा हुआ है। तो वहाँ पर जाइए, देखिए विभाजन से ठीक पहले की घटनाएं कौन कौन सी थी, उसको आप थोड़ा सा मेंशन कर दीजिए इंट्रोडक्शन सेक्शन के पश्चात ही, तो ये हो जाएगा पृष्ठभूमि। अब इसका समाधान लिखेंगे। अब विभाजन का समाधान देश का एकीकरण तो नहीं हो सकता है, हालांकि मोटा भाई पे विश्वास कीजिए, कुछ न कुछ कार्रवाई तो जरूर करेंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या होता है। समाधान क्या हो सकता है, एक तो समाधान विभाजन को हम लोग रिवर्स कर दें, जो कि संभव नहीं है। दूसरा समाधान क्या हो सकता है कि भाई बट गया है जब घर, तो कृपया करके अपने अपने घर में चैन से रहो, दूसरे को भी चैन से रहने दो। यानी कि सह अस्तित्व की भावना, सही शब्द सह अस्तित्व की भावना जागनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर भी और हिंदुस्तान के अंदर भी, बांग्लादेश के अंदर भी। दूसरा क्या हो, धार्मिक कट्टर तत्वों को बढ़ावा नहीं देना किसी भी पार, न तो सीमा के इस पार न तो सीमा के उस पार। अगर कट्टरपंथी राजनीतिक विचारधाराएं होंगी तो कहीं न कहीं हमेशा ही तनाव उत्पन्न रहेगा। तीसरा क्या हो सकता है, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से फिर से एकीकृत किया जा सकता है। राजनीतिक बाउंड्री रहेंगे ही, उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से तो एकीकरण हो सकता है समाज का। जिस प्रकार से EU है, जिस प्रकार से आसियान है, कि वहाँ पर देश भले बटे हुए हैं लेकिन एक जैसी संस्कृति, एक जैसी सामाजिक पद्धति को समरसता के साथ सभी लोग रहते हैं। आर्थिक ढांचे का एकीकरण तो किया ही जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये सब दूर के सुहावने सपने हैं जो पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। दक्षिण एशिया एक भयानक संघर्ष की ओर बढ़ रहा है, जो आपको दिख सकता है 9 मई के पश्चात। 9 मई मैंने क्यों बोला है, किसी और दिन डिस्कस करेंगे। 9 मई को IMF की बैठक है, तो ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान को लोन सैंक्शन 9 मई को नहीं होगा। पहले भारत सरकार इस पर जोर लगा रही है, उसके पश्चात हो सकता है कुछ एक्शन हो। प्रस्तावना भारत का विभाजन जो 15 अगस्त 1947 को हुआ। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इंट्रो। भारत का विभाजन 1947 ईस्वी में हुआ। अगर मान लीजिए किसी को क्रिएटिव इंट्रो लिखना है, जो कि लिखना ही चाहिए, निबंध का इंट्रो बहुत मायने रखता है गुरु। हमेशा ही कोशिश कीजिए कुछ क्रिएटिव तरीके से लिखें। कोई लिखे, मान लीजिए कि ये दाग दाग उजाला, ये सब गजीदा शहर, ये इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। फैज़ अहमद फैज़ की है ये पंक्तियाँ, जिसमें उसने लिखा कि हम जो 200 वर्षों से गुलामी के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे,
हमने इसके लिए तो लड़ाई नहीं किया था कि दोनों तरफ के शहर उजड़ जाएं। क्या हमने इसके लिए तो 200 वर्षों का संघर्ष लड़ा था आज़ादी का कि देश विभाजित हो जाए 2 हिस्सों में, फिर बाद में जाकर 3 हिस्से हो जाएं, बांग्लादेश अलग राष्ट्र बन जाए? क्या हमने इसके लिए 200 वर्षों की गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो इस प्रकार से शुरुआत आप कर सकते हैं विभाजन के प्रवृत्ति को दिखाते हुए। दूसरा, आप विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है, इसकी भी चर्चा करते हुए शुरुआत कर सकते हैं। इतिहास का सबसे दुखद और जटिल घटनाओं में से एक है, जो केवल एक भौगोलिक विभाजन नहीं है बल्कि एक सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक स्तर पर गहरी चोट थी। ये केवल एक राजनीतिक विभाजन नहीं था, केवल सीमाओं का विभाजन नहीं हुआ, बल्कि लोगों के इमोशंस का, कल्चर का, आर्थिक ढांचे का, भावनात्मक चीज़ों का विभाजन कर दिया गया। क्योंकि जब से भारत राष्ट्र का अस्तित्व बना है चंद्रगुप्त मौर्य के समय से लेकर के वर्तमान तक में, तब तक ये पूरा ढांचा भौगोलिक रूप से आपको एक ही दिखेगा, एक ही रहा है। पॉलिटिकल रूप से भी लगभग में एक ही रहा है। बीच बीच में परिवर्तन आए हैं, छोटे मोटे रियासतें बनी हैं, लेकिन हर किसी के रियासत के राजाओं के मन में एक उद्देश्य जरूर रहता था कि एक भारत राष्ट्र का निर्माण किया जाए। इसलिए ये इलाका कभी भी अलग नहीं था। आज भी अलग होने के पश्चात अगर एक दूसरे पर डिपेंडेंसी को बढ़ाया जाए तो कुछ और ही कहानी हो सकती है। लेकिन इसने अनगिनत समस्याओं को जन्म दिया। यह विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, जिसमें हिंदू और सिख एक तरफ थे, मुस्लिम दूसरी तरफ थे। इस प्रक्रिया में लाखों लोग विस्थापित हो गए, हिंसा भड़की, सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ, घर विभाजित हो गया, देश विभाजित हो गया, जमीन विभाजित हो गया, कल्चर विभाजित हो गया, आर्थिक ढांचा विभाजित हो गया। हर चीज़ का हमने विभाजन कर दिया। कारण क्या था? ब्रिटिश नीति, अलग निर्वाचन मंडल, मुस्लिम लीग की मांग, कांग्रेस मुस्लिम लीग मतभेद, ब्रिटिश जल्दबाजी। ये मैंने शॉर्ट में कुछ कारणों को लिखा है, कृपया इसको पैराग्राफ में शब्दों में पिरो करके लिखें, क्योंकि पैराग्राफ में ही निबंध लिखा जाता है। तात्कालिक परिणाम क्या हुए उस समय? शॉर्ट टर्म में क्या इसका भाई निकला आउटकम? तो विस्थापन और हिंसा। उससे ज़्यादा मानवीय त्रासदी आज तक पृथ्वी ने नहीं देखा है। जिस लेवल की त्रासदी भारत के विभाजन के फलस्वरूप हुआ था, कितने ही करोड़ लोग मारे गए, करोड़ों लोग जो हैं विस्थापित हो गए। बड़े पैमाने पर विस्थापन, लगभग 1.5 करोड़ लोग इधर से उधर गए, जिसमें से 1 करोड़ से अधिक पंजाब और बंगाल से थे। हिंदू और सिख भारत आए, मुस्लिम पाकिस्तान चले गए। 10 से 20 लाख लोग इस हिंसा में मारे गए। पंजाब में हालत सबसे खराब था, जहाँ ट्रेनें सबों से भरी हुई थी। आपने अगर गदर मूवी देखा होगा तो उसमें दिखाया गया है। एक और मूवी आ रही गदर के जैसे ही, सनी देओल की ही है, 1947 अगस्त, ये मूवी आ रही है। अगर 1947 लाहौर, सॉरी अगस्त में मूवी आएगी, अगस्त महीने में। लाहौर मूवी का नाम है, 1947 लाहौर, ठीक है। तो इसी पृष्ठभूमि में होगा आमिर खान और सनी देओल वगैरह की। सांप्रदायिक हिंसा, 10 से 20 लाख लोग हिंसा मारे गए। परिवारों का बिखरना, ये क्या था? तात्कालिक परिणाम था। सीमा विवाद उत्पन्न हुआ, रेडक्लिफ रेखा की सीमाएं बनी। आर्थिक निर्भरता का टूटना, सीमा पर तनाव का उस समय कंडीशन बन गया। आर्थिक प्रभाव क्या हुआ? संसाधनों का बंटवारा, सिंचाई और समस्याएं उत्पन्न हुई, पुनर्निर्माण की जरूरत पड़ी। ये उस समय का तात्कालिक परिणाम था। दीर्घकालिक परिणाम क्या हुआ? सांप्रदायिक तनाव, सामाजिक एकता में कमी, विस्थापन का प्रभाव, लैंगिक असमानता, शरणार्थी एकीकरण की समस्याएं लॉन्ग टर्म में उभरी। सांप्रदायिक तनाव, भारत में मुस्लिम समुदाय को संदेह की नज़र से आज भी देखा जाता है। जब भी कुछ होता है तो बोला जाता है कि पाकिस्तान चले जाओ। बात बात पर किसी व्यक्ति के देशभक्ति पर सवाल उठाया जाता है। सभी को एक ही नज़र से देखा जाता है कि पाकिस्तान चले जाओ। क्यों चले जाए? जाना होता तो 1947 में नहीं चले जाते। पाकिस्तान हिंदुस्तान में उन्होंने हिंदुस्तान को चुना है, फिर भी आप उनसे संदेह की नज़र से देखते, देशभक्ति का भावनाओं को उनके अंदर तलाशते रहते हैं। सामाजिक एकता में कमी, 1984 सिख विरोधी दंगे, 2002 के गुजरात दंगे, इस तनाव का कहीं न कहीं परिणाम माना जाता है, मतलब हिंदू मुस्लिम तनाव का। विस्थापन का प्रभाव, आज भी पंजाब के कई सारे, बिहार के कई सारे, उत्तर प्रदेश के कई सारे मुस्लिम सिख परिवार हैं जो विस्थापन के तनाव में हैं। कई सारे लोगों के भाई बहन बिछड़ गए, अपने लोग बिछड़ गए। लैंगिक असमानता, महिलाओं को अपहरण उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, उन्हें सामाजिक कलंक भी झेलना पड़ा। मुस्लिम जो पाकिस्तान में बिहार से गए, बिहार से पाकिस्तान में गए, बांग्लादेश में गए, उनकी कंडीशन भी ठीक नहीं थी। और जो बिहार यूपी से पाकिस्तान में मुस्लिम गए, उनको भी वहाँ पर भी सही स्थान प्राप्त नहीं हो पाया, उनको हीन भावना की नज़रों से देखा गया। ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है।
आर्थिक परिणाम संसाधनों का असमान बंटवारा हो गया, जल संकट पैदा हो गया, शरणार्थी पुनर्वास का बोझ, व्यापार में कमी, आर्थिक पुनर्निर्माण भी करना पड़ा। सोचिए अगर आज भारत और पाकिस्तान के बीच में आर्थिक संबंध अच्छे होते तो हम डायरेक्ट यहाँ से बाय रोड फ्रांस तक जा सकते थे, गाड़ी में बैठ करके जा सकते थे ना, उसके बाद इंग्लिश चैनल पार करते हुए डायरेक्ट ब्रिटेन में। तो यहाँ से ड्राइव करके आप जा सकते थे यूरोप तक। वो चीज़ संभव क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि बीच पाकिस्तान बन गया, जिसके कारण से आगे की तरफ में हमें बढ़ना मुश्किल हो गया। पश्चिमी पूरा सीमा हमारा ब्लॉकेज हो गया। IMEC जो बनाते हैं हम, या चाबहार पोर्ट जो बनाते हैं, हर रास्ता पानी से होकर अब गुजर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध नॉर्मल हैं ही नहीं। जल संकट ये पाकिस्तान में भी उभरा, भारत में भी उभरा। शरणार्थियों का बोझ बहुत बड़ा हो गया था उस समय भी, और आर्थिक पुनर्निर्माण भी हमें करना पड़ गया। कई सारे परिवार बिखर गए। राजनीतिक परिणाम क्या हुआ? कश्मीर का विवाद हो गया, भारत पाकिस्तान की शत्रुता शुरू हो गई, क्योंकि 1948 में ही पाकिस्तान ने हम पर अटैक कर दिया। 47 विभाजन हुआ, 48 में कश्मीर लेने के लिए अटैक कर दिया उसने। युद्ध और तनाव उत्पन्न हुए, 48, 65, 71, 99 और अब 2025 युद्ध और तनाव उत्पन्न हुए हैं। अलगाववादी आंदोलन, उन्होंने हमारे यहाँ पर कई सारे खालिस्तानी तत्वों को बढ़ावा देकर भारत में अलगाववाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। तो ये भी इसका राजनीतिक परिणाम आप बता सकते हैं। सांस्कृतिक परिणाम क्या हुआ? साझा विरासत खंडित हो गया। लाहौर जिसको बोला जाता था कि पृथ्वी पर दो तरीके के लोग होते हैं जब अविभाजित भारत था, एक वो लोग होते जिन्होंने लाहौर देखा है, एक वो लोग हैं जिन्होंने लाहौर नहीं देखा है। इतना खूबसूरत शहर था, वो बर्बाद कर दिया गया विभाजन के फलस्वरूप। साहित्य पर प्रभाव, सादत हसन मंटो को पढ़ा होगा अगर आपने। साहसी व्यक्ति ही मंटो को पढ़ सकते हैं, नहीं तो पढ़ते हुए आप उनकी किताबों को फाड़ देंगे, आपके अंदर साहस नहीं होगा। तो सादत हसन मंटो, टोबा टेक सिंह और अमृता प्रीतम की अज्जा आखां, वारिस शाह नू ने विभाजन की पीड़ा को व्यक्त किया है। गर्म हवा पिक्चर है एक, गर्म हवा, ये भी उसी को दिखाता है, बलराज सहनी की। धार्मिक स्थानों का बंटवारा, करतारपुर साहिब जैसे सिख गुरुद्वारे पाकिस्तान में चले गए। हड़प्पा, मोहनजोदारो और कई सारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर पाकिस्तान में चले गए। सांस्कृतिक सहिष्णुता में कमी आई। गंगा जमुना तहजीब जो था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रह सकते हैं, उसको उन्होंने ठुकरा दिया और 2 नेशन थ्योरी को जन्म दिया। सांस्कृतिक पहचान का पुनर्गठन, भारत और पाकिस्तान अपनी अलग अलग सांस्कृतिक पहचान के विकसित कर लिया और उन्होंने सोचने लग गए पाकिस्तान के लोग कि हम इनसे हमेशा से ही अलग थे। लेकिन इनके 80 वर्षों का इतिहास है जो किसी एक लाइन में सिमट जाता है। शरणार्थी संकट और पुनर्वास की चुनौती हुई उत्पन्न। राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव पड़ा। भारत पाकिस्तान शत्रुता, विभाजन के समस्या और भविष्य के लिए समाधान क्या क्या हो सकता है? सांप्रदायिक सद्भाव को उत्पन्न करना, सद्भाव को उत्पन्न करना पड़ेगा हमें, सांप्रदायिक सद्भाव को उत्पन्न करना पड़ेगा, सहिष्णुता को बढ़ाना पड़ेगा। जल्दबाजी के परिणाम, अधिक विचार विमर्श से हिंसा और विस्थापन को कम किया जा सकता था, जो कि नहीं किया गया। संबंधों में सुधार की हम लोग बातचीत कर सकते हैं, लेकिन एक तरफा कैसे होगा? 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी गए कहाँ? तो लाहौर, बस यात्रा करके अगले ही दिन करगिल पर उन्होंने अटैक कर दिया। मोदी जी गए कहाँ गए थे? लाहौर ही गए थे, नवाज शरीफ की बेटी की शादी में। और फिर क्या हुआ? तो पठानकोट अटैक हो गया। तो कितना एक तरफा होगा? अभी भी देखिए, आंतरिक एकता हमें उत्पन्न करना पड़ेगा, शिक्षा और जागरूकता हमें बढ़ाना पड़ेगा, और सद्भावना की भावना जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मामले हैं। उसके अलावा आर्थिक रूप से एकीकरण किया जा सकता है, सांस्कृतिक एकीकरण किया जा सकता है, राजनीतिक स्थिरता हासिल करके हम एक साथ फिर से आगे बढ़ सकते हैं। राजनीतिक सीमाओं के होते हुए भी हम एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से आप समाधान लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो आसान सवाल होगा, उसको ज़रा मैं सिखाऊंगा कि कैसे लिखा जाता है। तीसरा सरप्राइज टेस्ट था ये, तीसरा था, इसमें शाम को हुआ था 8 से 8:30 के बीच में। उसमें लिख करके भेजना होता है सभी को, और लिखना ही होता है। मुझे पता है जो लोग नहीं लिख रहे हैं ना, कुछ दिनों में पछताएंगे, उनको झट से रिमूव मारूंगा मैं ग्रुप से बहुत। लेकिन किंतु परंतु मेरे पास समय नहीं है। किसी और कोचिंग में बोल ले जाते हो क्या आपकी मेरे पास समय नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा, या मेरे समय के साथ मैच नहीं कर रहा है? कौन सा ऐसा कोचिंग वाला है जो टेस्ट आपके समय के हिसाब से मैच करके देता है? खेल बना रखा है आप लोगों ने और कुछ नहीं। खैर, परिणाम भी आप ही को भुगतना पड़ता है, मुझे नहीं भुगतना पड़ेगा। जितना आप टेस्ट से स्किप करेंगे, भागेंगे इन चीज़ों से,
कोई मतलब उसका, फिर आप ही को भुगतान करना पड़ेगा। मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरा तो टका आप दे ही देंगे, है ना। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। 3 सवाल मैंने दिए थे, सबसे आसान वाले दिए थे। जो नया नया ग्रुप शुरू हुआ था पिछले ही महीने, उसमें मैंने दिया था GS1 के 3 सवाल। पहले वाले ग्रुप में 4-4 सवाल दिए थे मैंने। 40 मिनट का सवाल था, 3 सवाल थे, बहुत आसान था लिखना। 40 मिनट में 3 सवाल। अगर आपका स्पीड नहीं बढ़ रहा है तो कृपया करके अभ्यास करें। यही तो सीखना होता है तैयारी के दौरान। और करना क्या होता है, मोटिवेशनल लेक्चर सुन के थोड़ी तैयारी होती है गुरु। देखिए क्या है, 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का स्पष्ट करें तथा इसका क्या परिणाम रहा। बहुत आसान सवाल, बहुत आसान सवाल, लेकिन BPSC का फेवरेट सवाल है ये। बहुत बार पूछा उन्होंने, बहुत बार पूछा है। अगला सवाल, स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रवाद के उदय में साहित्यों के योगदान का स्पष्ट करें। बहुत बार मैंने लिखाया है, क्या पता अगली बार BPSC में आपसे पूछ ले। नेक्स्ट सवाल था, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के प्रावधानों का स्पष्ट करें। इसके बारे में पूछा गया था। सभी कॉन्सर्न कंपलसरी हैं। 40 मिनट में आपको लिख करके PDF बना करके भेजना होता है। तो ये सवाल मैंने दिए थे। किस प्रकार से लिखा जाता है इस प्रकार के सवालों को। सबसे पहले शुरुआत में जो लोग आज से लिखना शुरू करें, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। बिल्कुल बेसिक से जो तैयारी शुरू कर रहे हैं, आपको कंटेंट नहीं आएगा अभी शुरुआत में, आपके पास में कंटेंट नहीं होगा, तो कृपया करके बुक से हेल्प लें। कैसे हेल्प लें? ChatGPT पर सर्च करें, कॉपी पेस्ट कर लें, क्या सत्यानाश मार लेंगे आप अपनी तैयारी को उस दिन। क्या टॉपर्स की कॉपी देख देख कर लिख लें? क्या बेकार बर्बाद हो जाएंगे। टॉपर्स के पीछे कभी मत पड़िएगा, वो कैसे टॉप कर गए उनको भी नहीं पता है। मैं आज ही आपको स्पष्ट तौर पर बता रहा हूँ। खुद से प्रयास कीजिए, अपनी रणनीति को बनाइए। अपनी रणनीति बनाने वाले ही आगे बढ़ते हैं। टॉपर्स को भी नहीं पता था, एग्जाम से पहले पूजा पाठ कर रहे होते, किसी प्रकार से लटक के पास हो जाएं, फिर पता चलता है टॉप कर गए, फिर वो आते हैं मोटिवेशनल ज्ञान देने। कृपया दूर रहें, सही यही रहेगा। तो किस प्रकार से लिखा जाता है, बुक उठाइए, चैप्टर उठाइए, उसमें चैप्टर मिलेगा भारत का राष्ट्रवाद। सही तरीका बता रहा हूँ। पहला स्टेप, बुक उठाना है हाथ से, स्पेक्ट्रम की बुक या कोई भी बुक। दूसरा स्टेप, उसमें खोजना है कि भारत का राष्ट्रवाद चैप्टर कहाँ है। टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है शुरुआत में, लेकिन यही जो टाइम आप व्यस्त कर रहे हैं, इस चीज़ में लगा रहे हैं ना, वो आगे जाकर आपको परिणाम देगा। तीसरा स्टेप, भारत के राष्ट्रवाद को पढ़ें, उसमें कारण लिखा होगा। क्या लिखा है यहाँ पर? 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण को स्पष्ट करें और इसका क्या परिणाम रहा। लॉन्ग फॉर्मेट 4 पेज में आपको लिखना होता है। सवाल के 2 हिस्से, पहला क्या है? कारण। दूसरा क्या है? परिणाम। तीसरा क्या? भारत के राष्ट्रवाद का कारण और परिणाम लिखना है। कीवर्ड को हमने अलग कर लिया, ठीक है। भारत के राष्ट्रवाद के कारणों को रीडिंग किया अच्छे से विथ एक्सप्लेनेशन। समय लगा, कोई बात नहीं, लगने दीजिए। 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, लगने दीजिए। टेस्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कैसे बेसिक आंसर लिखा जाता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपने उन कारणों को पढ़ा, बुक को बंद करके रख दीजिए, कॉपी पेन उठाइए और आंसर लिखिए हेडिंग बना करके कारण। उसके बाद उसमें लिखिए पॉइंट्स को जो आपको याद हो रहे हैं, जो आपने याद किया पहली बार है पढ़ के। कारण आपने लिख दिया, हो सकता है कि आपने 10 पॉइंट पढ़े हों, उनमें से 4 ही आपको याद हो या 5 ही याद हो, 5 आप भूल गए, लेकिन कोई बात नहीं, 5 तो याद हुए। उसके बाद हेडिंग बनाया परिणाम। परिणाम जो आपने पढ़े हैं उसमें से पॉइंट्स को लिख दिया यहाँ पर। अब आते हैं लॉन्ग फॉर्मेट, शॉर्ट फॉर्मेट। अगर शॉर्ट फॉर्मेट है तो इसको एक्सप्लेन मत कीजिए, बस 2-2 लाइन लिख दीजिए, 1-1 लाइन कुछ भी लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा आर्थिक कारण, तो आप बता सकते क्या क्या आर्थिक कारण थे। राष्ट्रवाद के उदय में आर्थिक शोषण हो रहा था, जमींदारी प्रथा थी, ये कुछ कीवर्ड आप मेंशन कर सकते हैं। ये लिखते लिखते आएगा। राजनीतिक कारण और सारे कारण लिखे, उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स लिख सकते। शॉर्ट आंसर है तो 1-1 लाइन लिख दीजिए, लॉन्ग है तो उनको एक्सप्लेन करके लिख दीजिए। पहली बार जब आप लिखेंगे तो हो सकता है उसमें से 4 चीज़ें आपको पता हो, 8 चीज़ें पता हो, 5 चीज़ें ही पता हो। दूसरी बार जब आप उसको लिखेंगे तो हो सकता है कि वही 10 के 10 चीज़ें आपको याद हो। और पीटी में भी तो यही पूछा जाता है कि भाई राजनीतिक कारण कौन कौन से थे, आर्थिक कारण कौन कौन से थे। ये तो आपके पीटी के लिए भी फैक्ट यहीं से तैयार हो रहा है। ये होता है बिल्कुल शून्य लेवल से शुरू करना। एनसीईआरटी के बैच में जो लोग ऐड हुए हैं उनका भी मैसेज आता है, उन्हीं के लिए बता देता हूँ। 6ठी के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में उल्टाइए पहला चैप्टर, पढ़िए उसको, उसके पीछे क्या सवाल है। उन्हीं सवालों में से मैक्सिमम को मैं लिखवाता हूँ, अपनी भाषा में उसी टॉपिक से सवाल देता हूँ।
बिल्कुल बेसिक्स जैसे बचपन में सीखते थे वहाँ से शुरुआत करिए। शुरुआत तो करेंगे ना, तो इस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए अब जरा क्या है, परिचय यहाँ पर लिख दिया गया है कि क्या है, 2 लाइन 3 लाइन का इंट्रो लिख सकते हैं। पश्चिमी शिक्षा और विचारों का प्रभाव, मैकाले की नीति के पश्चात पश्चिमी शिक्षा और विचारों का प्रभाव पड़ा, जिसके कारण से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ है। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, जिससे भारत को लोगों को ये पता चला कि हम कोई हीन व्यक्ति नहीं हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार से हमें ये पता चला कि हम भी सर्वश्रेष्ठ रहे हैं। ये अंग्रेज देखने में बस गोरे हैं, बाकी हमारे जैसे ही होते हैं, कुछ भी अलग नहीं होता है। ब्रिटिश नीतियों के प्रति असंतोष, जिससे बहुत सारे आप नीतियाँ बना सकते हैं, जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के द्वारा हमें पता चला कि किस प्रकार से हमारा शोषण किया जा रहा है। उसके अलावा आप पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बता सकते हैं, उसी में ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया गया था। उसके बाद आप डलहौजी की नीतियों की चर्चा कर सकते हैं, वेलेजली की नीतियों की चर्चा कर सकते हैं। प्रेस व साहित्य, जिसमें बहुत सारी प्रेस पत्रिकाएँ हैं, पत्रिकाएँ हैं, जिसका योगदान रहा है। जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की किताब आनंद मठ है, जिसमें वंदे भारत गीत लिखा हुआ है, जो राष्ट्रभक्ति की भावना से आपको ओतप्रोत कर देगा। रेलवे और संचार साधनों का विकास, इससे क्या हुआ गुरु? इससे हुआ कि भाई आइडिया एक्सचेंज हुए। बंगाल के लोग क्या देश के बारे में सोच रहे हैं, ये बम्बई के लोगों को पता चलेगा, उस समय बम्बई प्रेसिडेंसी ही था। उसी प्रकार से मद्रास के प्रेसिडेंसी के लोग क्या सोच रहे हैं, ये मध्य प्रांत के लोगों को पता चलेगा। ये क्या हुआ? ट्रेन और संचार साधनों के विकास के द्वारा हम देखते हैं कि बड़े स्तर के राजनीतिक संगठन बनने शुरू होते हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी कारण में भी आता है राष्ट्रवाद के, और परिणाम में भी इसको लिखते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना राष्ट्रवाद के उत्थान का परिणाम भी था। खाओ विद्या कसम कि मैं इसको लिखूंगा खुद से, जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो को। और अगर नहीं लिखा आपने, केवल भाषण सुन रहे हैं यहाँ पर मेरा, तो कोई परिणाम नहीं निकलने वाला। फिर से आप उसी 0 लेवल पर ही रहोगे। फिर जाओ आप किसी मास्टर का देखो वीडियो कि बिजली घर पे बम गिराने से पाकिस्तान का नाश हो जाएगा, उसी से आपका फिर कल्याण होगा। क्योंकि यहाँ पर आपको सीखना है तो मेहनत करना पड़ेगा, इसको आपको लिखना पड़ेगा। नहीं लिखेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। राष्ट्रवाद के परिणाम क्या है? राष्ट्रीय चेतना का प्रसार, राजनीतिक संगठनों का विकास, सामाजिक सुधारों में तेजी, स्वदेशी और स्वराज की भावनाओं का उदय हुआ। ये पता चला कि स्वदेशी और स्वराज, स्वराज का मतलब हमें अपने ऊपर खुद से राज करने का अधिकार है। जहाँ पर आपको मिलता है ये कथन कि बुरे से बुरा देसी शासन, अच्छे से अच्छा विदेशी शासन से अच्छा होता है। मुझे बताइए जरा कि ये किसका कथन है? अंतर्राष्ट्रीय प्रेरणा हमने लिया, जिसमें गैरिबाल्डी और मैजिनी जैसे लोगों का आप नाम लिख सकते हैं। फ्रांसीसी क्रांति और उसके अलावा इटालियन जो क्रांति है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। गैरिबाल्डी और मैजिनी का नाम आपने सुना होगा। विश्व इतिहास का अध्ययन इसीलिए ज़रूरी होता है, बच्चे पढ़ते नहीं क्योंकि सिलेबस में नहीं है। खैर चलिए कोई बात नहीं, आप स्पेक्ट्रम में तो गैरिबाल्डी मैजिनी का नाम लिखा रहता है, तो आप उनकी चर्चा कर सकते हैं। ये रहा परिणाम। कौन सा इसमें रॉकेट साइंस था? स्पेक्ट्रम में एज इट इज यही सारे पॉइंट हैं। बीएल ग्रोवर में भी यही सारे पॉइंट हैं। एक्सप्लेन वहाँ पर बहुत अच्छे से किया हुआ है, बस यही अंतर। एनसीईआरटी 12th बिपिन चंद्रा का जो बुक है वहाँ पर भी ये सारे पॉइंट हैं, बस वहाँ पर हेडिंग नहीं बनाया होता है, पॉइंट की हेडिंग नहीं होती है। राष्ट्रवाद का विकास एक हेडिंग बनाते हैं, उसमें पैराग्राफ चेंज करके लिख देते हैं। एनसीईआरटी का जो उससे लिखने का तरीका होता है वो मैं बता रहा हूँ आपको, मिलेगा सभी बुकों में आपको। आपने उसका उपयोग किस प्रकार से किया ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपने उसका उपयोग सही तरीके से किया तब तो आप सीख गए, नहीं तो फिर तो कोई बात नहीं। शॉर्ट वीडियो देखिए ताना नाना वाला, और उसमें आता है ना अच्छे अच्छे शेरो शायरी, उसी से आपका कल्याण होगा। फिर नेक्स्ट सवाल भी चलते हैं, देखते हैं शॉर्ट आंसर में कैसे लिखा जाता है। ये तो लॉन्ग फॉर्मेट का सवाल था गुरु। स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रवाद के उदय में साहित्य का योगदान। अब यहाँ पर कई सारे धुरंधर बच्चे करते क्या हैं, योगदान में अलग अलग साहित्यों का नाम लिखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी की किताबों का नाम, जैसे मैंने उनको किताबों का नाम पूछा हो। नाम नहीं पूछा है मैंने, योगदान पूछा है गुरु। योगदान का मतलब होता है क्या उनका रोल रहा, क्या रोल रहा उनका, लिटरेचर का क्या रोल रहा। तो पहला रोल रहा राष्ट्रीय चेतना का जागरण। राष्ट्रीय चेतना का मतलब होता है कि लोगों में राष्ट्र एक है उसकी चेतना का उदय करना, जिसमें कई सारे साहित्यों ने भूमिका अदा की।
यह कौन कौन से उसमें वंदे भारत गीत हो गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी कविताओं, नाटक जैसे भारत दुर्दशा में भारत की दयनीय स्थिति को चित्रित करने के लोगों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। ब्रिटिश शासन की आलोचना के लिए कई सारे किताबें हैं, कई सारे किताबें जिसमें अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया भी लिख सकते हैं, भारतीय संस्कृति और गौरव का पुनर्जागरण, इसमें कई सारे तमिल ग्रंथ है, तमिल किताब है स्वदेश गीतम, जिसके लेखक कौन है, सुब्रमण्यम भारती हैं, इनकी चर्चा आप कर सकते हैं। गौरव का पुनर्जनन किया इन्होंने, जन जागरण का प्रचार प्रसार भी किया गया, इसमें हिंद स्वराज गुजराती और केसरी मराठी इन सब का चर्चा कर सकते हैं। ये कुछ योगदान है, 4 योगदान है यहाँ पर, 4 योगदान कौन कौन सा है, राष्ट्रीय चेतना का जागरण, ब्रिटिश शासन की आलोचना, भारतीय संस्कृति और गौरव का पुनर्जनन और जन जागरण और प्रचार, ये योगदान है। उसमें हमने एक्सप्लेन किया है, 1-2 किताबों के नाम मेंशन कर दिए हैं, बस खत्म हो गया अपना सवाल, खत्म हो गया भाई। पूछा जाता है कि सुब्रमण्यम भारती किताब का नाम क्या है, ये प्रीलियम का फैक्ट है। मेंस के सवाल लिखने से प्रीलियम तैयार होता है, यही समझाते बच्चों के अटैम्प्ट ख़त्म हो जाते हैं। तो स्वदेश गीतम किताब का नाम है सुब्रमण्यम, प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से इनका नाम लिया था, सुब्रमण्यम भारती जी का। तमिल कवि हैं और राष्ट्रवादी कवि माना जाता है, जिसमें आप तिलक की चर्चा कर सकते हैं, जिसमें आप रविन्द्रनाथ टैगोर जी की चर्चा कर सकते हैं, जिससे भगत सिंह जी की चर्चा कर सकते हैं, और भी बहुत सारे लेखक हैं उस दौरान के। तो ये आपका शॉर्ट आंसर का बेसिक हो गया। अब अगर आप इनको लिखेंगे नहीं, केवल वीडियो देख के आगे बढ़, जिन्होंने लिखा है बहुत अच्छा प्रयास, जितने मैं कॉपी चेक करता हूँ उस पर एक चीज़ तो अवश्य मैं लिखता हूँ, बहुत अच्छा प्रयास किया है आपने, प्रयास ही मायने रखता है, धीरे धीरे करके चीज़ें होती हैं। ठीक है, आज सुबह एक बच्चे का मैसेज आया था कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। गुरु, आप अगर मुझे मैसेज करते हैं तो जिस भी ग्रुप में हैं आप, पब्लिक ग्रुप में हैं, पेड ग्रुप में, एक मैसेज कर दिया कि सर मैसेज देख लीजिए, इससे मैं मैसेज देख लेता हूँ, नहीं तो मैसेज नीचे चला जाता है, बहुत सारे मैसेज आते हैं दिन भर में तो मैं देख नहीं पाता हूँ। ठीक है, इस कारण से हो जाता है कई बार आपका मैसेज नीचे चला जाता है। खैर, जहाँ तक होगा मैं रिप्लाई अवश्य करता हूँ और सभी का करता हूँ। कोशिश कीजिएगा लिखने की। मुझे पता है 30 मिनट से ज़्यादा का वीडियो कम लोग देखते हैं, 41 मिनट पे चल रहा है, क्यों बार बार बोल रहा हूँ कोशिश कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। GS2 के पेपर में 20 क्वेश्चन को लिखना सामान्य चीज़ नहीं होता है। इस गंभीरता को जिस दिन आप समझ गए उस दिन आप अपने आप मेहनत करने लग जाएंगे, और अगर इसको गंभीरता से नहीं समझेंगे तो फिर PT का प्रैक्टिस मारो, लूसेंट पर हो, वो चलता रहेगा। वो ज़रूरी है, 1 घंटा उसको दीजिए, बाकी समय डीप स्टडी पर दीजिए, एकाग्र होकर घर बंद करके पढ़ने पर और लिखने पर समय दीजिए, सिलेक्शन होगा ज़रूर। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।